यार जब भी जैक स्नाइडर कोई इंटरव्यू देते हैं उसी के बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है और सब लोग या तो डीसी को गाली देते हैं या फिर जैक स्नाइडर के डायरेक्शन एबिलिटीज पर सवाल उठाए जाते हैं। कभी कभी लगता है कि इंटरव्यूअर जानबूझकर जैक स्नाइडर को ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे कि ज्यादा कवरेज मिल सके। यूएस के फेमस पॉडकास्टर जो रोगन के शो में रिसेंटली जैक स्नाइडर ने स्नाइडरवर्स के बारे में कुछ बातें कही है और यहीं पे बैटमैन के कैरेक्टराइजेशन को भी पॉइंट आउट किया गया है। सिंपली स्नाइडर ने यही कहा है कि बैटमैन को वो अपने नजरिए से दिखाना चाहते थे जो कि क्लासिक बैटमैन से अलग है, क्योंकि नॉर्मली बैटमैन नो किल पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी वो कभी भी किसी इंसान की जान नहीं लेता। जबकि बेन एफ्लेक वाला बैटमैन ब्रूटल होने के साथ साथ सुपरमैन को जान से मारना चाहता था। ये सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यही बोलने से सालों की कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को और डीपली एनालाइज किया जाए। वेल, लेट 40s यानी गोल्डन एज का बैटमैन आज के बैटमैन से बहुत अलग था और वो सुपर हीरो से ज्यादा एक पनिशर का रोल फॉलो करता था, यानी उसे जस्टिस से ज्यादा फाइनल सॉल्यूशन पे भरोसा था। लेकिन धीरे धीरे जब बैटमैन फेमस होने लगा और लोग इसे पसंद करने लगे, तब डीसी ने अपना रुख बदला और इवेंचुअली जाकर बैटमैन जस्टिस का रक्षक बना। पहले का बैटमैन विलेंस को जान से मार देता था और इसीलिए डीसी राइटर्स नहीं चाहते थे कि बच्चों के ऊपर वायलेंस का बुरा असर पड़े। इसी प्रोसेस को चेंज करने के लिए बैटमैन ने बाद में नो किल पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। एक और कारण यह भी था कि उस टाइम पे डीसी राइटर्स के पास पॉपुलर कैरेक्टर्स उतने ज्यादा नहीं थे, यानी अगर बैटमैन हर एक विलेन को जान से मारने लगा तो फिर फ्यूचर के लिए कैरेक्टर्स की कमी हो जाएगी और इसीलिए बैटमैन कॉमिक्स के आखिर में विलेंस को या तो जेल में डाल देता था या फिर किसी तरह से विलेन ही भाग निकलने में कामयाब हो जाता था। यही सेम फॉर्मूला डीसी और मार्वल दोनों कंपनी आज तक यूज करती आई है, क्योंकि हर कोई जोकर या गॉब्लिन जैसा कैरेक्टर बार बार क्रिएट नहीं कर सकता। इस प्रोसेस को लेकर फैंस भी खुश थे, यानी वो लोग बैटमैन या सुपरमैन को एक किलर के रूप में देखना नहीं चाहते थे। ऐसे ही टाइम पे यानी 1986 में फ्रैंक मिलर की कॉमिक बुक सीरीज द डार्क नाइट पब्लिश होती है और ये पूरे सिस्टम को उलट के रख देता है। फ्रैंक मिलर का बैटमैन फिजिकली कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसी के साथ वो डोमिनेंट और ब्रूटल भी था। ये वाला बैटमैन ना तो पुलिस की सुनता है ना ही विलेंस की, सिर्फ अटैक करना जानता है। ऐसे कैरेक्टर का बैटमैन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसीलिए लोगों ने उस टाइम पे फ्रैंक मिलर के राइटिंग स्टाइल को काफी सराहा था। इसी से इंस्पायर होकर बाद में जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में बेन एफ्लेक का कैरेक्टर डिजाइन किया था। फ्रैंक मिलर का बैटमैन करीब 50 साल का था और जैक स्नाइडर का बैटमैन अपने लेट 40s में है। दोनों की एज, बॉडी शेप और बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बैटमैन किसी विलेन को नहीं बल्कि एक सुपर हीरो को जान से मारना चाहता है और यहीं पे डीसी फैंस बैटमैन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मुताबिक बैटमैन किसी भी हालत में सुपरमैन को जान से मारना नहीं चाहेगा। वेल, उनकी फीलिंग्स मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे जैक स्नाइडर क्या दिखाना चाहते थे इसके लिए बैटमैन के साइकोलॉजी को समझना होगा। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी का ये सीन सबको याद होगा जहां ब्रूस वेन अपनी आंखों के सामने पूरे शहर को तबाह होते हुए देखता है। वो जब अपने ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स को बचाने के लिए दौड़ रहा था तभी उसे दहशत का ये मंजर दिखाई देता है। इस पॉइंट तक बैटमैन मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन जब उसने रैकेज के अंदर उस छोटी बच्ची को देखा तब वो समझ गया कि अगर ह्यूमन रेस को बचाना है तो सुपरमैन का मरना बहुत जरूरी है। उसने ठान लिया कि जो हादसा उसके साथ बचपन में हुआ था वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होने देगा, फिर चाहे उसके लिए उसे मॉन्स्टर ही क्यों ना बनना पड़े। अगर एक गॉड को मारना है तो तुम्हें गॉड किलर बनना पड़ेगा और दिल से दया, सिंपैथी नाम की चीज को हमेशा के लिए मिटा देना होगा। याद रखना, जब एक गलत इंसान सोच लेता है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, तब उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे बैटमैन को गलत नहीं बोल रहा, यहाँ पे सिर्फ नजरिए का अंतर है। सुपरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बैटमैन गलत था और अगर बैटमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सुपरमैन गलत था। उस टाइम पे ऑडियंस ने सिर्फ सुपरमैन के नजरिए को कंसीडर किया, जिसकी वजह से बैटमैन को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। जबकि एक मैच्योर ऑडियंस वही होता है जो दोनों कैरेक्टर के स्ट्रगल्स को समझे, उनको इक्वली ट्रीट करे और आखिर में अपना व्यू पॉइंट रखे।
तो अब तुमको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि क्यों जैक स्नाइडर ने बैटमैन को मूवी में इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एक ब्रिलियंट मूवी है, लेकिन सही में हर तरह के ऑडियंसेस के लिए ये मूवी नहीं बनी है। जो नॉर्मल ऑडियंस होते हैं या फिर जो लोग कॉमिक्स को फॉलो नहीं करते, उनके लिए इस तरह के कैरेक्टर को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जैक स्नाइडर को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से पहले बेन एफ्लेक को लेकर एक सोलो बैटमैन की मूवी बनानी चाहिए थी, ताकि हर तरह के ऑडियंस इससे कनेक्ट हो पाए। आयरन मैन कभी भी इतना पॉपुलर कैरेक्टर नहीं था, लेकिन एमसीयू ने मूवीज के जरिए इस कैरेक्टर की कहानी स्टेप बाय स्टेप ऑडियंसेस के सामने रखी और आज की डेट में ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है। एक और रीजन ये भी है कि मूवी के थिएट्रिकल कट में काफी सारे इंपॉर्टेंट सीन्स मिसिंग थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है, और इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को अल्टीमेट एडिशन देखने का सुझाव दूंगा। आई होप डीसी के नए यूनिवर्स में जेम्स गन इस तरह के गलतियों को ना दोहराए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को बर्बाद कर सकती है।